नवजोत सिंह सिद्धू की सारी कवायद का कोई मतलब निकलता नहीं दिखता। सिद्धू गुट के दबाव में सोनिया गांधी ने 3 सदस्यों का पैनल बना दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जयप्रकाश अग्रवाल के पैनल के सामने पंजाब के विधायक मंत्रियों से लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पेशी हुई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। सिद्धू के हाथ कुछ नहीं लगा। मतलब कि पंजाब कांग्रेस का संकट अपनी जगह कायम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को न तो डिप्टी सीएम का पद और न ही प्रदेश अध्यक्ष का पद देने को तैयार हुए। सूत्रों का कहना है कि कैप्टन ने बस ये आश्वासन दिया कि बेअदबी मामले में पुलिस फायरिंग को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले कुछ महीनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि सिंह अपने नेतृत्व में पार्टी को चुनाव में उतारने के लिए कमर कस रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धू को डिप्टी सीएम या पीसीसी प्रमुख के रूप में पदोन्नत करने से राज्य इकाई में नेतृत्व समीकरण बिगड़ सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि कैप्टन ने कहा कि सिद्धू कैबिनेट में फिर से शामिल हो सकते हैं और उनके लिए एक पद खाली है। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि सिद्धू को पीसीसी प्रमुख नहीं बनाया जा सकता क्योंकि पार्टी इकाई में कई अन्य वरिष्ठ नेता हैं जो उस पद के लिए पात्र हैं। साथ ही दोनों पद सीएम और पीसीसी प्रमुख जाट सिखों के पास नहीं जा सकते। सिंह ने वास्तव में समिति की ओर से इशारा किया कि सिद्धू हाल ही में अपनी सरकार के खिलाफ बयान देकर विद्रोह के रास्ते पर हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि आलाकमान इस बात को नहीं भूली है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के चलते ही कांग्रेस पंजाब में चुनाव जीतती है और उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अन्य लोग जो समिति के सामने पेश हुए हैं उनमें से किसी ने भी सिद्धू के नाम को दोनों ही शीर्ष पदों के लिए आगे नहीं रखा। सूत्रों का कहना है सोनिया गांधी सिद्धू को एक सम्मानजनक स्थिति में बनाए रखना चाहती हैं। शायद उन्हें चुनाव अभियान समिति के एक प्रमुख की भूमिका मिल जाए क्योंकि सोनिया गांधी नहीं चाहती कि सिद्धू पार्टी छोड़कर जाएं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर पहले की ही तरह तल्ख हैं। उन्होंने पैनल के सामने सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा जैसे नेताओं पर लगाम लगाने के लिए कहा था जो पंजाब में विपक्षी दलों की तरह काम कर रहे थे, जबकि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी किनारे हो गए थे। 2015 के बेअदबी और 2015 के पुलिस फायरिंग जैसे संवेदनशील मुद्दों में कार्रवाई में देरी राज्य का एक बड़ा मुद्दा है और मुख्यमंत्री ने कमेटी को आश्वासन दिया कि नई एसआईटी अपना काम कर रही है और इसके आधार पर 8 महीने में होने वाले पंजाब चुनाव के आने से पहले आगामी महीनों में इस पर एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री से समिति को ये बताने के लिए कहा गया था कि उनकी सरकार घटनाओं की एसआईटी की पूर्व की जांच को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका पर भी विचार कर रही है। समिति के सामने पेश होने वाले अधिकांश कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मामले में कार्रवाई में देरी एक बड़ी चिंता है और आगामी चुनावों में पार्टी को नुकसान हो सकता है क्योंकि 2017 के पंजाब चुनावों में चुनाव से पहले किया गया ये एक बड़ा वादा था। सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट के दखल देने से पहले ज्यादातर जांच पूरी हो चुकी थी क्योंकि बादल परिवार ने जांच की पूर्व कल्पित धारणा पर सवाल उठाया था क्योंकि पहले एसआईटी का एक पुलिस अधिकारी बहुत मुखर था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी से पहले एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने इस बात को एनसीबी के सामने कबूल किया कि वो सारा अली खान के साथ ड्रग लिया करती थी। रिया ने एनसीबी के सामने इस बात को भी स्वीकार किया कि सारा ने ही केदारनाथ के दौरान सुशांत को marijuana की लत लगाई थी। रिपोर्ट्स की माने तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों का कहना है कि रिया चक्रवर्ती के इस बयान को एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। सूत्र बताते हैं कि रिया ने कथित तौर पर एनसीबी को बताया कि उन्हें ड्रग्स का ऑफर सारा की ओर से मिला और सारा ने ही उन्हें गांजा और वोदका लेने के लिए कहा था। उनके मुताबिक सारा अली खान ने ही अपने हाथों से रोल करके गांजे की सिगरेट तैयार करती थी। सूत्रों का कहना है कि चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान की 4 जून से लेकर 6 जून 2017 की चैट का जिक्र है। सारा गांजे की सिगरेट रिया के साथ शेयर करती थी और उन्हें हैंगओवर उतारने के तरीके बताती थी। 6 जून 2017 को सारा अली खान ने उनके घर वोदका और गांजा लाने का ऑफर भी दिया था। इस चार्जशीट के मुताबिक साल 2017 में रिया और सारा अच्छी सहेलियां थीं। दोनों एक साथ जिम और पार्टीज जाती थीं। इस बीच सारा उन्हें हैंगओवर का इलाज भी बताया करती थीं। हालांकि इसके बारे में रिया का कहना है कि एक बार ड्रग्स को लेकर बात हो रही थी जहां सारा ने हैंगओवर के लिए इलाज बताया। वह आइसक्रीम और गांजे के बारे में बात कर रही थी जो वे इस्तेमाल करती हैं और उन्होंने यही मुझे भी ऑफर किया ताकि हैंगओवर के दर्द से निकला जा सके। ये बात केवल मैसेज में हुई थी। पर्सनली हमने कभी इसके बारे में बात नहीं की। सैफ अली खान की बेटी व बॉलीवुड एक्ट्रेसेस
सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत को 2018-2019 में डेट किया था। इनके दोस्तों ने बताया था कि दोनों 2019 फरवरी तक साथ रहे, बाद में इनका ब्रेकअप हो गया और इस ब्रेकअप से पहले और सारा के साथ रिश्ते में रहते हुए सुशांत 2018 में थाईलैंड गए थे, जहां उन्होंने अपने दोस्तों पर 70 लाख रुपए खर्च किए। इस दौरान सारा भी उनके साथ थीं। रिया चक्रवर्ती के अनुसार केदारनाथ के दौरान सुशांत को मैरिजुआना की लत लगी और सारा ही वह शख्स थीं जिन्होंने उन्हें हाथ से जॉइंट बनाकर लेना सिखाया। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई में अपने घर पर मृत पाए गए थे। उनकी हत्या की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं एनसीबी इस पूरे मामले में कई बॉलीवुड सितारों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें सारा अली खान भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा चुनाव के मौसम में धार्मिक क्यों हो जाते हैं और वे क्यों मंदिर दर्शन करने जाते हैं? इस सवाल का जवाब केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा टीचर ने दिया। शैलजा टीचर ने गांधी वाड्रा कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उस पर सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया। के शैलजा ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय को याद किया और उसी के आधार पर राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया। सीपीआईएम नेता शैलजा टीचर ने कहा, गांधी मंदिर घूमते हैं, यहाँ तक कि शिव मंदिर भी, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसी के आधार पर राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया। सीपीआईएम नेता शैलजा टीचर ने कहा, गांधी मंदिर घूमते हैं क्योंकि भारत एक सेक्युलर देश है। शैलजा ने राहुल गांधी के इस खेल को नौटंकी बताया और केरल की प्रदेश कांग्रेस से ये अपेक्षा की है कि वे सेक्युलर केरल बनाए रखने के लिए ये सब नौटंकी नहीं करेंगी। के शैलजा कोरोना महामारी के दौरान केरल मॉडल को लेकर चर्चा में रहीं। हालांकि मीडिया ने ही महामारी से निपटने में केरल मॉडल के लिए के शैलजा को उम्मीद से ज्यादा महत्व दिया, लेकिन उनकी खुद की पार्टी ने उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटा दिया। शैलजा के इस बयान के बाद त्रिप्पुनितुरा ने कांग्रेस विधायक के बाबू ने स्पीकर से ये आदेश जारी करने के लिए कहा कि क्या मंदिर जाना अपराध है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव के पहले हिंदू वोट के लिए अक्सर मंदिर की यात्रा करते रहते हैं। राहुल गांधी द्वारा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप से बचने के लिए की जाने वाली मंदिर की इन यात्राओं को अक्सर चुनावी जानकार नौटंकी कहा करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सार्वजनिक तौर पर गाय के बछड़े को काटते हुए देखे गए थे। बाद में आरोपित ने ये खुलासा किया था कि उसे राज्य कांग्रेस अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा कि देश में वैक्सीनेशन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। पीएम मोदी ने नवंबर महीने तक 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा करते हुए कहा कि बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। बावजूद इसके इतनी बड़ी वैश्विक महामारी ने हमारे देश को कई मोर्चों पर एक साथ ला खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और कंपनियां गिनी चुनी हैं। उन्होंने लोगों को कल्पना करने को कहा कि अगर यहाँ स्वदेशी वैक्सीन नहीं होती तो इतने बड़े देश का क्या होगा। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भारत को वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे, क्योंकि जब वैक्सीन का काम विदेशों में पूरा हो जाता था तब यहाँ काम शुरू नहीं हो पाता था। उन्होंने पोलियो, हेपेटाइटिस बी और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों का नाम लिया। उन्होंने जानकारी दी कि 2014 में भारत में वैक्सीनेशन कवरेज मात्र 60 था। उन्होंने कहा कि पुरानी रफ्तार से भारत को पूरे देश के टीकाकरण में 40 साल लग जाते, लेकिन केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के जरिए 100% वैक्सीनेशन कवरेज का लक्ष्य रखा और 90 हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि इसके लिए टीकाकरण की गति और दायरा दोनों बढ़ाया गया। उन्होंने बच्चों को आने वाली बीमारियों से बचाने के लिए नए टीके लाने की याद दिलाई और कहा कि सरकार को गरीबों और उनके बच्चों की चिंता थी जो आज तक वंचित थे। उन्होंने बताया कि 100% टीकाकरण के रास्ते में कोरोना वायरस ने घेर लिया और दुनिया में यह आशंका थी कि भारत इतनी बड़ी आबादी को कैसे बचाएगा। उन्होंने बताया कि सेकेंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं की गई और इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया।
पीएम मोदी ने बताया कि देश भर में 23 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा, हमें हमारे वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बताया कि पिछले साल अप्रैल में ही वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था, जब कोरोना के कुछ हजार मामले ही आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों को हर स्तर पर मदद की गई। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत और मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। उन्होंने जानकारी दी कि आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार के वैक्सीन के निर्माण में लगी हुई हैं और 3 ट्रायल मोड में हैं। दूसरे देशों में वैक्सीन खरीद की भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इन्होंने बताया कि बच्चों के लिए 2 वैक्सीन के लिए भी ट्रायल चल रहा है। प्रधानमंत्री ने एक नोजल वैक्सीन के निर्माण को लेकर तैयारी तेज होने की बात कही, जिसे इंजेक्ट न करके बल्कि नाक में स्प्रे करके दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में वैक्सीन का निर्माण पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। प्रधानमंत्री ने आलोचनाओं की बात करते हुए कहा कि देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न भिन्न मांगे होने लगी और पूछा जाने लगा कि सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है, राज्य सरकारों को क्यों छूट नहीं दी जा रही, राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। उन्होंने ये घोषणा भी की कि 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र की सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीनों दूर है, लेकिन चुनाव की तैयारी छोड़कर कांग्रेस पार्टी गुटबाजी पर लगाम लगाने में जुटी है। एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को सभी पक्षों की बात सुनकर सुलह का फॉर्मूला खोजने की जिम्मेदारी दी गई है। उसने सभी पक्षों से बात कर ली है और सोनिया गांधी को भरोसा है कि चुनाव से पहले समाधान भी तलाश लिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि राज्य में आंतरिक कलह के पीछे पार्टी नेताओं की महत्वाकांक्षाएं जिम्मेदार हैं, लेकिन यह बात जितनी सच है उससे कहीं ज्यादा सच यह है कि संकट के लिए कहीं न कहीं कांग्रेस नेतृत्व भी जिम्मेदार है। प्रताप सिंह बाजवा इस वक्त सबसे मुखर होकर कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्हें कभी खुद पार्टी नेतृत्व ने कैप्टन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी। 2012 के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में कैप्टन के खिलाफ खासी नाराजगी थी। 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने प्रदेश की कमान कैप्टन से लेकर उनके करीबी और सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह बाजवा को दे दी थी। बाजवा कैप्टन के खिलाफ खुद को तैयार करते रहे। चूंकि उन्हें आला कमान का आशीर्वाद प्राप्त था, तो उनका यह यकीन भी पुख्ता होते जा रहा था कि पार्टी उन्हें ही 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करेगी। लेकिन जब चुनाव नजदीक आए तो कैप्टन बगावत के मूड में आ गए। बाजवा ने कांग्रेस के टिकट पर उसी सूरत में चुनाव लड़ने की बात कही जब उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, नहीं तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने की भी धमकी दे डाली। कांग्रेस नेतृत्व को बताया गया कि राज्य में कैप्टन की नाराजगी पार्टी को बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसे में राहुल गांधी को प्रताप सिंह बाजवा को मनाना पड़ा कि वे कैप्टन के लिए स्पेस दे दें। कैप्टन ने भी इसे अपना आखिरी चुनाव बताया। प्रताप सिंह बाजवा ने इस उम्मीद के साथ कैप्टन के लिए अपनी जिद छोड़ दी थी कि उन्हें 2022 में पार्टी नेतृत्व का मौका देगी, लेकिन 2022 आते आते कैप्टन फिर से सीएम पद के लिए दावेदार हो गए। ऐसे में प्रताप सिंह बाजवा को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। पार्टी के अंदर कई वरिष्ठ नेता यह स्वीकारते हैं कि अगर आला कमान के लिए कैप्टन अपरिहार्य हैं, तो उन्हें बाजवा को कैप्टन के खिलाफ खड़ा ही नहीं करना चाहिए था। कुछ ऐसा ही सिद्धू के मामले में भी देखने को मिला। सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ग्रीन सिग्नल पर पार्टी में तो शामिल हो गए, लेकिन कैप्टन ने कभी उन्हें स्वीकार नहीं किया। सरकार में सिद्धू अपनी उपेक्षा की बात लगातार उठाते रहे, लेकिन राहुल और प्रियंका दोनों ही उनको अनसुना करने लगे। ऐसा उनकी मजबूरी भी हो सकती थी, क्योंकि कैप्टन पर उनका दबाव बहुत नहीं चलता। कैप्टन जानते हैं कि सिद्धू को आगे बढ़ाने का मतलब खुद के लिए परेशानी मोल लेना होगा, लेकिन सिद्धू आला कमान से अपने सवाल का जवाब चाहते रहे हैं। उनकी जिन शर्तों पर पार्टी में एंट्री हुई थी, अगर वह पूरी नहीं की जानी थी तो उन्हें शामिल ही क्यों किया गया? नेतृत्व के सामने इस बात का कोई जवाब नहीं है। और अब जब चुनाव के समय सिद्धू कहीं ज्यादा मुखर हैं, तो पार्टी आलाकमान उन्हें मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में है। 2017 में तय किया गया था कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है, उन्हें सरकार बनने पर विभिन्न संस्थाओं में मुख्य पद दिया जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार बनने से पहले टिकट न पाने वाले तकरीबन 40-45 लोगों को विभिन्न आयोगों और निगमों में मनोनीत करने के लिए लिस्ट तैयार हो चुकी थी।
जिसके लिए कैप्टन ने भी हामी भरी थी, लेकिन सरकार बनने के बाद कैप्टन ने ऐसा करने से मना कर दिया और केंद्रीय नेतृत्व ने भी चुप्पी साध ली। इस बात को हाईकमान की जानकारी में भी लाया गया, लेकिन उन्होंने इसे लेकर कुछ नहीं किया। आरोप यह भी लगता है कि कैप्टन के सामने तत्कालीन प्रभारी आशा कुमारी भी ज्यादा नहीं बोल पाती थी। कांग्रेस की दिक्कत है कि आज भी कैप्टन सूबे का सबसे बड़ा चेहरा है। हाईकमान उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। हेमंत बिश्व शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में उसे झटका मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।